हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइफ पर। आज हम चर्चा करेंगे साइंस में या फिजिक्स में कुछ छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक, विद्युत। इससे संबंधित मैं ज़्यादा गहराई तक नहीं पढ़ाऊंगा, केवल कुछ जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, डेफिनेशन, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत, जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक बोलते हैं। विद्युत है क्या? देखो, यदि हम विद्युत की परिभाषा पढ़ें तो हम सिर्फ नॉर्मल एक शब्द में हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी चालक तार है और चालक तार में आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो जिस दर से आवेश प्रवाहित होगा उसे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि हम परिभाषा दें तो हमारे पास बन जाएगा विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। हम धारा को I से दर्शाते हैं। यदि किसी चालक तार में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो धारा I बराबर हो जाएगा Q बटे T। हम जानते हैं कि जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उन भौतिक राशियों का हमेशा एक नियतांक या मात्रक भी रहता है। यहाँ पर हम यदि SI मात्रक विद्युत धारा का समझें तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वह आवेश बटे समय से मिलकर बनेगा। हम जानते हैं आवेश का जो SI मात्रक है वह कूलाम और प्रति समय का मात्रक है सेकंड। तो मेरे बच्चों, विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वह कूलाम प्रति सेकंड है, या कूलाम प्रति सेकंड को हम कहते हैं एम्पियर। तो ये थी छोटी सी एक परिभाषा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। तो हम जानेंगे किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। यदि किसी चालक तार में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो धारा I बराबर हो जाएगा Q बटे T। मात्रक की जब हम बात करेंगे तो हम जानते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक है वह कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर है। ऐसे ही हम एक अगली परिभाषा पढ़ते हैं कि विभव किसे कहते हैं, जिसे हम पोटेंशियल बोलते हैं विभव को। विभव क्या होता है कि यदि मान के चलते हमारे पास एकांक धनावेश है, कोई परीक्षण आवेश Q0 और अनंत पर रखा है, इस परीक्षण आवेश को अनंत से हमें विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है, और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे विभव कहते हैं। तो एक बार और सुने, विभव क्या है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? विभव कहते हैं बच्चों। तो इसलिए हमारे पास सूत्र बनेगा विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, क्योंकि हम अनंत से जो लाना चाह रहे हैं वह आवेश को लाना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे पास बनेगा विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विभव को V से दर्शाते हैं। यदि Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े तो विभव V बराबर हमारे पास हो जाएगा W बटे Q0। यहाँ पर भी जब इनका मात्रक पढ़ेंगे तो हम जानते हैं विभव का जो SI मात्रक बनेगा वह कार्य और आवेश के मात्रकों से मिलकर बनेगा। हम जानते हैं कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होगा तथा आवेश जो है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस प्रकार हम समझे कि विभव का जो SI मात्रक है वह जूल प्रति कूलाम है, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, अगली परिभाषा हमें समझ में आई कि विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो किसे कहेंगे एक बार और सुनते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। विभव बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटे आवेश। यदि हम Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करें तो विभव V बराबर हो जाएगा W बटे Q0।
विभव का ऐसा ही मात्रक जो है वह जूल प्रति कूलम है, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। अगली परिभाषा मेरे बच्चों सुनेंगे हम विभवांतर। विभवांतर को हम बोलेंगे अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस। विभव को पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर क्या होगा, जैसे कि हम अभी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले आए। अब विद्युत क्षेत्र में ही हम उसी धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, तो दोनों बिंदुओं के विभव में जो अंतर उत्पन्न हो जाएगा उसे विभवांतर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के दो बिंदु हैं ए तथा बी। पहले हमारे पास जो है बिंदु ए का विभव बी ए है और यहां से यहां तक लाने पर जो विभव है वो भी बी हो गया है। तो लाने में दोनों विभवों के बीच में जो अंतर उत्पन्न होगा उसे विभवांतर कहेंगे। विभवांतर हमारे पास बन जाएगा, विभवांतर बराबर दोनों विभव हैं भी ए माइनस के भी बी बटे आवेश को ला रहे हैं तो आवेश हमारे पास हो जाएगा Q0। बच्चों विभव और विभवांतर दोनों के जो मात्रक होते हैं वो समान होते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है, तो विभवांतर का भी जो ऐसा ही मात्रक है वह भी वोल्ट ही है। और ये जो वोल्ट है वह जूल प्रति कूलम से मिलकर के बना है। इसको भौतिक रूप से यदि विभव और विभवांतर में अंतर हम समझें तो हमारी समझ में आएगा कि विभव क्या है कि एकांक जो धनावेश है उसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। लेकिन एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में ही जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं दो बिंदु हैं और पहले बिंदु ए पर हमारे पास विभवांतर था 230 वोल्ट, लेकिन ए से बी तक लाने में हमारे पास विभवांतर रह गया 220 वोल्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि जो 10 वोल्ट का अंतर उत्पन्न हुआ है, डिफरेंस उत्पन्न हुआ है, उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों हम समझ गए कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर भी लगाया जाता है, या बोले किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। अब किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने अपना एक नियम दिया था जिसे हम कहते हैं ओम का नियम। ये जो नियम है ये 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और इसको हम थोड़ा समझते हैं। जॉर्ज साइमन ओम ने जो नियम दिया है ओम का नियम, सबसे पहले हम समझते हैं कि नियम संबंध क्या बताता है। तो हम जानते हैं किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध बताने के लिए ओम वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। बच्चों ओम के नियम की बिल्कुल शर्त है कि जो विभवांतर है, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है, वह हमेशा प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। लेकिन समानुपाती कब होगा? जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। ये आप पढ़ोगे ओम के नियम की कमियां या सीमाएं पढ़ोगे तो विशेष ध्यान रखेंगे कि पहली कमी यही है कि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा हम पढ़ेंगे तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। यहाँ हम समझते हैं कि यदि किसी चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी है तो ओम के नियम के अनुसार हो जाएगा भी समानुपाती आई। जब हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा कोई नियतांक लेते हैं और यहाँ पर आर नियतांक ले लिया। जहाँ जो आर नियतांक लिया है उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ लिख भी देते हैं कि जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों ओम का नियम। एक बार और सुनते हैं ओम का नियम क्या है। तो हम जानते हैं किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर में संबंध बताने के लिए
वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात भी समानुपाती आई। भी बराबर आर आई हो गया, जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब ओम के नियम से हमारे पास निकल के आया है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिरोध क्या होता है। दैनिक जीवन में हम प्रतिरोध को कहां कहां देख पाते हैं और प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यदि हम नॉर्मल परिभाषा पढ़ें तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला भारी कारक हमेशा प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कोई भी भारी कारक है जो धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है वह चालक का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी हम उपकरण लगाते हैं वे लगभग धारा के मार्ग में रुकावट डालेंगे, इसलिए वे सब रेजिस्टेंस का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे ने एक विद्युत परपथ बनाया है कमरे में और पंखा लगा दिया, तो पंखा जो है इसको जब चालू किया जाएगा तो कुछ ना कुछ धारा ये ग्रहण करेगा या धारा को अन्य ऊर्जा के रूप में व्यय करेगा। तो धारा के मार्ग में रुकावट डाली गई है, अर्थात ये रेजिस्टेंस का कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं, यदि ओम के नियम के अनुसार आप परिभाषा देना चाहेंगे तो हमारे पास R बराबर हो जाएगा V बटे आई। यहाँ इसको अपन लिखें तो R यहाँ पर प्रतिरोध है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि प्रतिरोध बराबर हमारे पास हो गया विभवांतर बटे धारा। अब इसकी परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों समझ में आया परिभाषा। आपको दो परिभाषाएं हम बता रहे हैं, कोई सी आप एक समझ सकते हैं, या हम सूत्रों के माध्यम से जब परिभाषाएं पढ़ते हैं तो इनको रटना और याद करना नहीं पड़ता है, केवल हम सूत्रों के आधार पर बनाना सीख सकते हैं। जैसे हमारे पास आया है प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, तो हम इसकी परिभाषा ऐसे देंगे, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I है तो ओम के नियम के अनुसार हो जाएगा V समानुपाती I, या R बराबर V बटे आई। अब यदि प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो बच्चों प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम, जिसे हम ओम का संकेत है इससे प्रदर्शित करते हैं। यदि हम बताएं कि ओम किससे मिलकर बना है तो वोल्ट प्रति एम्पियर से, क्योंकि हम बोलेंगे R बराबर V बटे आई है, तो V हमारे पास विभवांतर है जिसका मात्रक होता है वोल्ट, और I धारा है जिसका मात्रक होता है एम्पियर। तो प्रतिरोध का जो दूसरा मात्रक हमारे पास बनेगा वह वोल्ट प्रति एम्पियर बनेगा। आगामी क्लासों में हम ओम के नियम के आधार पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के भी चांस रहते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। अभी मैं फिलहाल बता देता हूं कि ओम का जो नियम होता है विभवांतर, प्रतिरोध और धारा में संबंध बताता है। यदि इन तीन भौतिक राशियों में से कोई सी दो राशि दी गई है और तीसरे की हमें यदि गणना करनी है तो हम इस नियम के आधार पर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं किसी चालक का जो प्रतिरोध है, नंबर एक, चालक की जो लंबाई है उसके समानुपाती होता है। चालक की लंबाई के कैसा होगा बच्चों? तो चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। जैसे अपन जाने L समानुपाती हो जाएगा R। इसका समानुपात का सीधा मतलब है कि सीधे सीधे प्रभावित करेगा। यदि हम चालक तार की लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, चालक तार की लंबाई कम कर दिया जाएगी तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। तो सीधा है समानुपाती। दूसरा है चालक का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा प्रभावित करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अगला हमारे पास है पदार्थ की प्रकृति।
या हम बोले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थ की प्रकृति भी बोल सकते हैं बच्चों, या फिर हम जिनकी जो तुलना करेंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से करेंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीत क्रमानुपाती होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कैसा होगा बच्चों, हमेशा बीत क्रमानुपाती होगा। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी उसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, अर्थात चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है। यदि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो चांदी है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अगला हम जानते हैं ताप पर, फॉर टेम्परेचर। ताप पर किस प्रकार निर्भर करेगा, तो हमें समझना है कि धातुओं में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन जैसे ही अर्धचालकों की बात करेंगे तो अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अर्थात अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। तो ये थे बच्चों किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम आगे समझते हैं। यहां से हमारे पास एक छोटी सी परिभाषा और निकल के आती है, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो हम जानते हैं किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह निम्न कारकों पर निर्भर कर रहा है। नंबर एक है चालक की जो लंबाई है उसके समानुपाती है, और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के बीत क्रमानुपाती है। यदि इनको अपन मिलाकर लिख लें, जब इसे हम बच्चों मिलाकर लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा R समानुपाती L बटे A। यहां पर हम जैसे ही समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो हमेशा नियतांक लेते हैं, और यहां नियतांक लेंगे रो, जहां रो एक नियतांक है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जो रो नियतांक है उसे ही हम बच्चों क्या कह रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं। अब हम परिभाषा देना चाहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की, तो कैसे देंगे, इसके लिए हमें इसको समीकरण एक देके मान लेते हैं। यदि हम ऐसा मान के चलते हैं समीकरण एक में कि हमारे पास चालक तार की जो लंबाई है उसे हम माने 1 मीटर, हम ऐसा ही पद्धति में देना चाह रहे हैं इसलिए 1 मीटर मानेंगे। तथा हमारे पास जो क्षेत्रफल है चालक तार का उसे भी हम मान लेते हैं 1 वर्ग मीटर। तो जब जैसे ही समीकरण एक में मान रखेंगे तो R बराबर हो जाएगा रो, L का मान भी 1 रखेंगे, नीचे क्षेत्रफल है उसका मान भी 1 रखेंगे। इस प्रकार हमारे पास R बराबर क्या हो जाएगा, रो। तो इस प्रकार हम परिभाषा कैसे देंगे कि 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और सुने, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर हम मात्रक की जब चर्चा करेंगे तो हमें पास पता चलेगा कि यहाँ से R बराबर है रो L अपॉन A। जब रो का हमें मात्रक लगाना है तो हमारे पास ये सूत्र इस प्रकार बन जाएगा R इंटू A बटे L बराबर हो गया रो। अब हम मात्रक लिखते हैं, R प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे लंबाई है तो इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर, बराबर रो में चल रहा है। 1 मीटर हमारे पास कट गया, तो इस प्रकार हम समझ गए कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह ओम इंटू मीटर होता है। यदि हम बात करें कि जैसे मैंने अभी बताया था कि जितने भी घरेलू जब उपकरण होते हैं ये सब धारा के मार्ग में रुकावट डालने का कार्य करते हैं, अर्थात ये सब रेजिस्टेंस का कार्य करते हैं। तो इन रेजिस्टेंसों को जोड़ना होता है, और रेजिस्टेंसों को हम 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक हमारे पास होता है श्रेणी क्रम में, जिसे अपन सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलेंगे। दूसरा हमारे पास होता है समांतर क्रम में, जिसे पार्श्व क्रम या पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। एक हमारे पास होता है मिश्रित क्रम। तो इस प्रकार हम प्रतिरोधों को 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। मैं यहाँ पर सिर्फ एक आपको दिखाने वाला हूँ श्रेणी क्रम, उसके आधार पर आप अगला अपन कर सकते हैं
कि हमारे पास प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में या सीरीज कनेक्शन किस प्रकार किया जाएगा रेजिस्टेंसों का। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। ये बच्चों रेजिस्टेंस का सिंबल्स होता है, संकेत। ये 3 रेजिस्टेंस है, इन्हें हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या है। अभी तक जो रेजिस्टेंस है वे जोड़े नहीं है, मैंने डायरेक्ट जोड़ के दिखा दिए। ये हमने थोड़ा सा दूर दूर अलग अलग रख दिए बच्चों। अब इन्हें हम जोड़ना चाहेंगे तो सुने। जैसे हम जानते हैं प्रत्येक रेजिस्टेंस के 2 सिरे होंगे, जिसे अपन नाम दे देते हैं पहला सिरा। थोड़ा सा दिखने के लिए मार्कर भी चेंज करेंगे जैसे पहला सिरा और दूसरा सिरा नाम दे देते हैं। अब यहाँ से आपको श्रेणी क्रम की परिभाषा भी एक ही बार में याद हो जाएगी। जैसे हमें रेजिस्टेंसों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, मान के चलते हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, जिनके जो रेजिस्टेंस वैल्यू है या प्रतिरोध मान है वो R1, R2 और R3 है। यदि हम रेजिस्टेंसों को इस प्रकार जोड़ें कि पहले रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है उसको दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ दें, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, दूसरे प्रतिरोध जो है उसके दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दें। इसी प्रकार अन्य को भी जोड़ते जाएं तथा अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य कोई विद्युत स्रोत, सेल या बैटरी हम जोड़ दें तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार और सुनेंगे क्या है परिभाषा। जब प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से व दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, इसी प्रकार अन्य को भी जोड़ते जाए और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य कोई विद्युत स्रोत, सेल या बैटरी जोड़ दी जाए तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब हमने समझने के लिए जो माना था इसको थोड़ा सा अपन मिटा देते हैं, R1 और R2 को। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए स्टार्टिंग थॉट में मैंने समझाया कि किस प्रकार हम सिरों के आधार पर समझ करके इनको जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास विद्युत परपथ है श्रेणी क्रम संयोजन का। जैसे ही हम जानते हैं परपथ में जब इन्हें जोड़ा है और धारा I प्रवाहित होगी तो इनके हम जानते हैं कि जब बिंदु होते हैं तो इन बिंदुओं के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो जहां जहां पर हमने बिंदु बनाए, जॉइंट बनाए हैं, वहां पर विभवांतर है। जैसे प्रतिरोध R है तो इसके विभवांतर हो जाएगा V1। उसी प्रकार प्रतिरोध R2 में विभवांतर हमारे पास V2 और R3 में विभवांतर V3 उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन सभी परपथ में धारा समान रूप से I प्रवाहित होगी। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो अलग है उनको अपन जोड़ के परिणामी निकालेंगे। यहाँ पर विभवांतर अलग है तो हम देखते हैं परिणामी विभवांतर, या इसको बोल सकते हैं कुल विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर हमारे पास सभी को जोड़ के आएगा। V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे यदि और भी होते तो हम और भी जोड़ते जाते। हम ओम के नियम के अनुसार, अभी हमने पढ़ा है ओम का नियम, तो ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर RI। बच्चों भूल गए, अभी हमने पढ़ा था कि ओम का नियम बताता है V बराबर RI, तो ये ओम के नियम से हो गया। अब सभी जो प्रतिरोध हैं उनके सिरों पर विभवांतर निकाल लें। जैसे हम जानते हैं पहले प्रथम प्रतिरोध, जो पहला प्रतिरोध है R1, प्रथम प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V1। विभवांतर पहले का क्या है V1 बराबर R1I, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध R1 है, धारा समान प्रवाहित हो रही है I। इसी प्रकार हम द्वितीय के लिए निकालेंगे कि जो द्वितीय प्रतिरोध है हमारे पास R2, उसके सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो V2 हमारे पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, R2I। इसी प्रकार हम निकालेंगे तृतीय प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तृतीय प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर हो जाएगा हमारे पास R3I।
अब हम क्या करेंगे, V1 V2 V3 के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। रखते हैं मान V1 V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, रखे हैं समीकरण 1 में, तो V जो है, V हमारे पास हो जाएगा ओम के नियम से RI। V1 का रखेंगे तो V1 का जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, R1I, तो ये हमारे पास हो जाएगा R1I। इसी प्रकार V2 का रखेंगे R2I, और आगे भी रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा R3I। सभी में बच्चों देख रहे होंगे कि I हमारे पास कॉमन है। इस प्रकार हमारे पास I जब यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I आपस में कट जाएगा और हमारे पास जो कुल रेजिस्टेंस है वह सभी रेजिस्टेंसों के योगफल के बराबर आ गया है। तो इस प्रकार हम समझे कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी आधार पर आप समांतर क्रम में इन्हें जोड़ करके देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण इस टॉपिक से संबंधित जो फैक्ट निकल के आते हैं उन पर 2 मिनट चर्चा करेंगे, और इसके बाद में आप 10th साइंस के लिए फिर भी चाहते हैं कि कोई विशेष महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपका कमजोर है उस पर आप वीडियो बनवाना चाह रहे हैं या उसको समझना चाह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कल ही सुबह आपको वीडियो बना करके शाम तक इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिससे आपकी पढ़ाई में और अधिक सहयोग देने में हम सफल रहेंगे। चैप्टर से संबंधित कुछ सबसे महत्वपूर्ण हमें कुछ सिंबल्सों को समझना पड़ता है, उसके बाद में कुछ यूनिट्स मात्रकों के बारे में समझना पड़ता है। पहले हम बात करते हैं सिंबल्स या संकेतों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में सिंबल्स बोलते हैं। जैसे कई बार भूल जाते हैं हम कि हमें प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे। तो प्रतिरोध का जो संकेत होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है बच्चों, ये जो प्रतिरोध का संकेत है। इसके बाद में हम देखें, इसके ऊपर हम लिख देते हैं R। प्रतिरोध लगभग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स वैल्यू और एक वेरिएबल वैल्यू वाले, अर्थात बोले नियत मान वाले और परिवर्ती मान वाले। ये जो है नियत मान वाला है, यदि इसी में हम परिवर्ती मान का प्रतिरोध बनाना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, RH लिख देते हैं, जिसे हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। अगला हमारे पास जैसे सेल है, तो सेल का संकेत आप देखते होंगे बच्चों, सेल में हमेशा कुछ इस तरह से बनाना है, एक हमेशा बड़ा रहेगा, एक छोटा। जो बड़ा है वो धन को प्रदर्शित करेगा, छोटा हमेशा ऋण को प्रदर्शित करता है। बैटरी की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं बच्चों, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या बोलेंगे, बैटरी। तो बैटरी में 2 या 2 से अधिक सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं 2 सेलों को जोड़ के हमने यहाँ पे बना दी बैटरी, तो ये संकेत होता है बैटरी का। इसके बाद में आप जानते हैं एक हमारे पास मिलेगा बल्ब। तो बल्ब का क्या रहता है, या तो हम बल्ब को बल्ब के आकार के आधार पर बनाएं थोड़ा सा, तब हमारे पास हो सकता है, और या फिर हमारे पास बल्ब जो बनेगा वो नॉर्मल जो बल्ब होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इनमें से एक हम संकेत बना सकते हैं। एक हमारे पास बनता है संधारित्र। संधारित्र का और सेल का संकेत थोड़ा सा समान है, लेकिन बच्चे गलती कर आते हैं, समान नहीं है, बहुत डिफरेंस है। सेल में हमेशा धन का बड़ा रहता है, ऋण का छोटा, लेकिन संधारित्र जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं उसकी दोनों प्लेटें हमेशा समान आकार की रहती हैं। इसके अलावा एक हमारे पास बनता है अर्थ का। जब हम किसी पद को अर्थ करना चाह रहे हैं तो अर्थ के लिए हमेशा संकेत का प्रयोग किया जाएगा, और अर्थ का जो संकेत होता है वो इस तरह से रहता है। इसके बाद में है, यदि हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है तो प्रत्यावर्ती धारा का जो संकेत हमें मिलेगा बच्चों वो कुछ इस तरह से मिलेगा। हमेशा प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह की दिशा और मान बदलते हैं, तो इस प्रकार बताएगा। यदि हमें दिष्ट धारा को प्रदर्शित करना है तो दिष्ट धारा का जो संकेत है वो हमेशा सीधी रेखा के रूप में मिलेगा।
ठीक है। इसके बाद में कुछ और दो और समझाएंगे। एक हमारे पास होता है अमीटर। तो अमीटर का जो संकेत बनेगा वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा कि ए है और इसमें बीच में हमारे पास ए बन जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास समान रहेगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का जो संकेत है वह अमीटर के समान है, बस अंतर इतना है कि वोल्ट मीटर में हम भी लिख देंगे। इसके बाद में हम गहराई से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और हमें समझना पड़ेगा। अमीटर हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए बना रहे हैं या फिर डायरेक्ट करंट के लिए, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के लिए बनाना चाह रहे हैं या दिष्ट धारा के लिए, तो वो नीचे संकेत बनाना पड़ेगा। यदि हम अमीटर के नीचे इस प्रकार का संकेत बना दें तो समझ गए अल्टरनेटिंग करंट के लिए है। यदि हम वोल्ट मीटर के नीचे सीधी लाइन खींचेंगे समझ जाएंगे इस दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट के लिए है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक और बात करूंगा कि इस पार्ट में आने वाले जो भौतिक राशियां उनके मात्रक वगैरह पर एक बार चर्चा करेंगे। जैसे हम जानते हैं सबसे पहले हमारे पास आया है आवेश। तो बच्चों हम जानते हैं आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। इसके बाद में धारा जो होती है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या रहेगा बच्चों? एम्पियर। उसके बाद में विभव जो है या विभवांतर, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, ये तीन भौतिक जो राशियां हैं, इन तीनों भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो समान होते हैं। तीनों के मात्रक कैसे हैं? समान। विभव, विद्युत वाहक बल, इन तीनों के मात्रक एक ही हैं, वो क्या है? वोल्ट होता है। इसके बाद में एक हमारे पास मिलेगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वह हमारे पास होगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम। इसके बाद में एक हमारे पास मिलेगा शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है वाट। उसके बाद में कार्य, कार्य का मात्रक अभी हमने पढ़ा था, कार्य का मात्रक होता है जूल। इसके बाद में जरूरत पड़ेगी हमें समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। एक और है विद्युत ऊर्जा। जब विद्युत ऊर्जा खपत की जब बात की जाएगी तो विद्युत ऊर्जा खपत को हम नापते हैं kWh में। विद्युत ऊर्जा खपत को क्या में नापेंगे बच्चों? kWh। और एक थोड़ा सा संबंध और भी बताना चाहूंगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेकिन शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं अश्व शक्ति। शक्ति का बच्चों दूसरा मात्रक क्या होगा? अश्व शक्ति हो जाएगा। अश्व शक्ति जिसे हम बोलते हैं, अश्व माने घोड़ा, HP हॉर्स पावर। और ये बच्चों ध्यान रखना कि एक HP में होते हैं 740 वाट। एक HP में कितने होंगे? 740 वाट। इसी प्रकार एक kWh जो है उसका मान होता है 1 यूनिट। अब आप समझ गए कि आपके घर का जो बिल आता है यूनिट में, उसकी वैल्यू क्या है? 1 kWh है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं जो इस चैप्टर में आपको आने वाले हैं और कारगर होने वाले हैं सिद्ध। इसके बाद में कुछ लास्ट अपन चर्चा करेंगे। मैं स्टार्टिंग में नहीं बोल पाया, लेकिन अब बोलना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी हमें ये जो फैक्ट हैं देखने को मिलेंगे और इनको लगातार देखते रहें। अब हम बात करते हैं मापक यंत्रों के बारे में। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्ट बनने का चांस रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाएगा? तो बच्चों हम जानते हैं विद्युत धारा को हम अमीटर के द्वारा मापन करते हैं। विद्युत धारा कैसे करेंगे? अमीटर। उसी प्रकार विभव या विभवांतर का मापन जो किया जाता है, विभव विभवांतर जिसे अपन वोल्टेज कहते हैं, तो इसका जो मापन किया जाता है वो वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में हम जानते हैं शक्ति। शक्ति का जो मापन किया जाता है वह वाट मीटर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में और हम समझते हैं प्रतिरोध। जो प्रतिरोध होता है उसका उपयोग या मापन जो किया जाता है वह ओम मीटर के द्वारा किया जाता है। ओम मीटर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम समझते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का जो मापन है वह फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति को हम अंग्रेजी में
फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए इसका मापन के यंत्र है फ्रीक्वेंसी मीटर, या इसको हिंदी में भी हम आवृत्ति मीटर बोल सकते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है कि विद्युत धारा का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाएगा, हम बोलेंगे अमीटर के द्वारा, विभवांतर का वोल्ट मीटर के द्वारा, शक्ति का वाट मीटर के द्वारा, प्रतिरोध है ओम मीटर के द्वारा, आवृत्ति है हम फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापन करेंगे। अमीटर वोल्ट मीटर में थोड़ा सा और समझेंगे कि अमीटर को परपथ में यदि हमें जोड़ना है तो परपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ये ध्यान रखें। अमीटर को परपथ में कौन से क्रम में जोड़ेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को जोड़ने की बार बार पूछा जाता है, तो वोल्ट मीटर को हम जानते हैं कि जब भी परपथ में जोड़ना होगा हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ये भी ध्यान रखें, समांतर क्रम। यहाँ से जो टॉपिकों से क्वेश्चन आने के चांस हैं या ऑब्जेक्ट बनेंगे वहां पे मैं चर्चा करूंगा। दूसरा ये भी आ जाता है कि अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो हम ये जानते हैं कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस कितना होगा, बहुत कम। और एक आदर्श अमीटर है तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। उसी प्रकार वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस की जब बात की जाएगी प्रतिरोध की, तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वह बहुत अधिक होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होगा, बहुत अधिक। और हम ये भी जानते हैं कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध है वह अनंत होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। इसी प्रकार आवृत्ति पे क्वेश्चन बनता है, आवृत्ति पे सिर्फ इतना सा बनेगा, हम जानते हैं दो धारा हमने पढ़ी है, एक प्रत्यावर्ती धारा पढ़ी है और एक हमने पढ़ी है दिष्ट धारा। तो हम ये जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है भारत में वह 50 हर्ट्ज है, बिल्कुल ध्यान रखें कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसके विपरीत होती है दूसरी दिष्ट धारा, और दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।